हेलो स्टूडेंट्स, देखो 12th क्लास में फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट है जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं या स्थिर वैद्युत भी कह सकते हो। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम में स्थित विद्युत आवेश के कारण विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युत क्या है? भौतिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत हम ये तीन जो लिखे हैं भौतिक राशियां, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को अध्ययन करते हैं। लेकिन किसके कारण अध्ययन करते हैं, उस कारण के बारे में जान लीजिए तो समझ में आ जाएगा, है ना। भौतिकी की यह जो शाखा है, विराम में स्थित आवेश, अरे बहते हुए आवेश नहीं, विराम। विराम तो समझते हो, यानी हम अभी खड़ा है, हम तो गति में नहीं है, तो हम विराम की अवस्था में हैं। तो विराम में अगर विद्युत आवेश है तो उस आवेश के कारण, ठीक, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव जो उत्पन्न होंगे उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया? और आप जानते हो कि जैसे रोशनी मिल रही है बल्ब से, बात समझ गए? इसका मतलब है कि सुचालक तार, यानी तार तो सुचालक है, तभी उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह होना। जब किसी सुचालक तार से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो तभी न पंखा चलेगा, तभी न बल्ब जलेगा। बात समझ में आ रही? तो वहां आवेश जो है प्रवाह में है, गति की अवस्था में है। लेकिन इस शाखा में, है ना, हम लोग वैसे चीजों का अध्ययन करेंगे या वैसी भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे जो विराम में स्थित आवेश के कारण उत्पन्न हुए हैं। क्लियर हो गया? अब चलो चैप्टर शुरू करते हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्या है, क्षेत्र है। तो देखो विद्युत आवेश सबसे पहले समझो, क्षेत्र बाद में समझना होगा। इस वीडियो में केवल विद्युत आवेश के बारे में अच्छी से जानकारी लो। तो विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। देखो क्या लिखे हैं, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव एवं अन्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब जैसे देखो 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे चाल के बारे में पढ़ा होगा, वे के बारे में पढ़ा होगा, कार्य के बारे में पढ़ा होगा, बल के बारे में पढ़ा होगा, त्वरण के बारे में पढ़ा होगा, शक्ति के बारे में पढ़ा होगा, संवेग के बारे में पढ़ा होगा। फिर 10th क्लास में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा, विद्युत विभव भी पढ़ा होगा, विद्युत आवेश भी पढ़ा होगा। लेकिन याद नहीं है तो मैं याद करा रहा हूं। विद्युत आवेश भी भौतिक राशि है, जैसे वेग भौतिक राशि है, जैसे चाल भौतिक राशि है, जैसे दूरी भौतिक राशि है, उसी प्रकार से विद्युत आवेश भी भौतिक राशि है। बात समझ गए? क्या है? भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। अब विद्युत प्रभाव का मतलब कैसा प्रभाव? कहोगे कि कैसा प्रभाव होता है विद्युत प्रभाव? अरे विद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि जैसे देखो, अगर दो हम वस्तुओं को रगड़ते हैं, ठीक, अगर दोनों आवेशित हो जाती हैं, ठीक, आवेशित हो जाती हैं, तो एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस आवेश प्रेरित होते हैं। अगर प्लस वाले आवेश को फिर दूसरे प्लस वाले आवेश के करीब अगर हम ले जाते हैं तो उनके बीच में विकर्षण का बल कार्य करता है। क्लियर हो गया? अब फिर अगर माइनस वाले आवेश को फिर दूसरे माइनस वाले आवेश के करीब ले जाते हैं तो फिर उनके बीच में विकर्षण बल कार्य करता है, एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन प्लस वाले आवेश को माइनस वाले आवेश के करीब लाते हैं तो और करीब आने लगते हैं। बात समझ गए? तो ये कैसा प्रभाव है? इसी प्रभाव को तो विद्युत प्रभाव कहते हैं, इसी प्रभाव को ही तो विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखो आवेश के प्रकार। अब ऐसे आपको पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी आवेश की प्रकृति जो होती है दो होती है। तो इसको समझ लो, जब कांच की छड़ को सिल्क कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को सिल्क कपड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। कांच की छड़ पर, है ना, प्रेरित आवेश को धनात्मक कहा गया एवं
सिल्क पर उत्पन्न या प्रेरित आवेश भी कह सकते हो, प्रेरित भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरित यहां भी लिख सकते हो, प्रेरित। प्रेरित प्रेरित का मतलब उत्पन्न ही हुआ। प्रेरित आवेश को ऋणात्मक कहा गया। अब एक वैज्ञानिक का नाम जान लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के थे, उन्होंने नामकरण किया है। अरे प्लस माइनस यानी धन ऋण आवेश का नामकरण उन्होंने किया है, और वही प्रथा जो है अभी तक चली आ रही है। हम लोग प्लस माइनस आवेश पढ़ते आ रहे हैं। अब समझ गए कि नहीं? तो किसको प्लस कहा उन्होंने? उन्होंने कांच पर जो प्रेरित आवेश है उसको प्लस कहा। याद रखिए, कांच पर प्रेरित आवेश को या उत्पन्न आवेश को प्लस कहा। तो अब इससे स्पष्ट हो गया कि आवेश के दो प्रकार हो गए, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक को प्लस चिन्ह से एवं ऋणात्मक को माइनस चिन्ह से सूचित किया जाता है, जो इसमें हम है ना लिखे हैं। क्लियर हो गया? अब समान आवेशों के बीच में अभी तो बतलाए हैं, समान आवेश यानी दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा तो उनके बीच में विकर्षण बल कार्य करता है, और एक प्लस और दूसरा माइनस है तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। बात समझ गए? अब चलो यहाँ पर दिखाए भी हुए हैं चित्र में, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इनके बीच विकर्षण। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा? विकर्षण। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इनके बीच आकर्षण। क्लियर हो गया? अब देखो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु है ना से मिलकर बना होता है। परमाणुओं लिख दीजिए, परमाणु, परमाणुओं से मिलकर है ना, मिलकर बना होता है। ठीक, प्रत्येक जो पदार्थ है ना, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु में धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों होते हैं। पहले से भी जानकारी है कि परमाणु में धन आवेश भी होते हैं, ऋण आवेश भी होते हैं। तब कहोगे धन आवेश किस रूप में होते हैं? तो परमाणु के मौलिक कण हम बतला चुके हैं, तीन होते हैं मौलिक कण। कौन कौन? तो समझ लो, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन को धनात्मक कहा गया, इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई उस तरह का गुण विद्युत वाला होता नहीं है, इसीलिए अनावेशित कहा गया। उस पर कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। क्लियर? तो धन आवेश किस रूप में? अभी बोले प्रोटॉन के रूप में। तो प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? तो प्रोटॉन्स जो होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं। अब कहोगे नाभिक कहाँ होता है? तो परमाणु गोलाकार होता है, प्रयोगों से पता चला परमाणु गोलाकार होता है, और गोला के बीच वाला एक छोटा सा गोला होता है, और उसी गोला को हम कहते हैं नाभिक, और उसी के अंदर है ना प्रोटॉन्स होते हैं। अब समझ गए? तो धन आवेश प्रोटॉन्स के रूप में, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों ओर है ना वृत्ताकार कक्षाओं में, परमाणु में ही भाई चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो धन आवेश प्रोटॉन्स के रूप में, और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? तो नाभिक में होते हैं। और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब चलो बतलाते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक आवेश का कूलम होता है, सी से है ना इंडिकेट किया जाता है। अब छोटा छोटा मात्रक भी समझ लो, जैसे एक मिली कूलम ऐसे लिखेंगे 10⁻³ कूलम। एक माइक्रो कूलम देखो ऐसे म्यू इसको पढ़ते हैं, 1 म्यू 80 लिखा हुआ है 10⁻⁶ कूलम। एक नैनो कूलम 1 एनसी लिखा हुआ है 10⁻⁹ कूलम। 1 पिको कूलम 1 पीसी लिखा हुआ है 10⁻12 कूलम। अब विद्युत धारा, इतना तो हो गया छोटा छोटा मात्रक। अब विद्युत धारा बराबर क्या हुआ? आगे पढ़ोगे विद्युत धारा, लेकिन अभी समझो विद्युत धारा, धारा यानी सुचालक तार में, अभी ना कहे सुचालक तार में, यानी 1 सेकंड में मान लो ये तो प्लास्टिक है यार, इसको कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ गए? तो मान लो कि ये सुचालक है और धारा इसमें बह रही है, तो इसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर धारा प्रवेश करेगी। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना विद्युत आवेश इसमें प्रवेश करेगा, उसी विद्युत आवेश के परिमाण को हम कहेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। तो अब देखो,
तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कैंचिया गुना करो, कैंचिया तिरछा, तो विद्युत धारा गुना हो गया समय। अब आवेश का मात्रा कूलम, तो एक लगा तो एक कूलम, इधर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर, तो एक एम्पियर और समय का सेकंड, तो एक कूलम बराबर एक एम्पियर सेकंड हो गया। अब समझ गए। अब वीमा के लिए क्या होगा, वीमा भी एक प्रकार का सूत्र ही समझो, वीमा क्या है, ऐसे वीमा घात होता है लेकिन इसको सूत्र के रूप में समझो। तो देखो एम्पियर यानी ए से हो गया, समय के लिए टी लिख दिया, टाइम होता है, या विद्युत धारा के लिए आई भी यूज किया जाता है, समय के लिए तो टी हो गया, तो आई टी भी लिख सकते हो, एटी भी लिख सकते हो, यह एक प्रकार का सूत्र ही समझो बीमा। अब समझ गए। एक चीज याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर वाला है ना प्रश्न में जो है कभी कभी पूछ देता है कि, पूछता है क्या, एम्पियर आवर यानी एम्पियर घंटा पूछेगा, यहां तो है एम्पियर सेकंड, लेकिन एम्पियर सेकंड है, लेकिन एम्पियर घंटा पूछेगा, किसका मात्रक है, चार गो ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखो एम्पियर धारा का हो गया, और घंटा समय का ना मात्रक होगा, अरे मिनट भी समय का, सेकंड भी समय का है, तो तुम लिख देना एम्पियर सेकंड ना होकर एम्पियर घंटा रहेगा। ये कूलम है तो कूलम किसके लिए आया है, आवेश के लिए, तो आवेश का ना मात्रक होगा एम्पियर घंटा। एम्पियर मिनट रहेगा तो वो आवेश का ना मात्रक होगा, एम्पियर सेकंड होगा तो वो आवेश का ना मात्रक होगा। तो जैसे प्रश्न पूछे वैसे आप समझ कर रखिएगा, दिमाग में आंसर दीजिएगा। समझ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।